नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए भौतिकी फिजिक्स सेट 2 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में सेट 1 देख सकते हैं, जिसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भौतिकी इंटर 12th बोर्ड 2021 एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है पोलराइड, औरक, पराबैंगनी, साधारण। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म औरक्त होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है व्यतिकरण, बड़ विक्षेपण, अपवर्तन या परावर्तन। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला क्रिया या तत्वंतर। नाभिक के मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कूलम्ब बल है ए और बी दोनों, केंद्रीय बल भी है, कूलम्ब विद्युत बल भी है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, बलाघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 100 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार की विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या होगा? 1500 जूल, 75 जूल, 1500 150 वाट या 750 जूल। तो सवाल है दोस्तों आपका, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार की विभवांतर 15 भी हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य इक्वल टू आपका हो जाएगा एम्पियर समय विभवांतर, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 15। जब आप गुणा करेंगे इसमें तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1500, यानी 1500 जूल। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहने का मतलब है, जब आप डब्लू निकालोगे तो लिखोगे 10 10 और गुणे 15, गुणा करेंगे तो आएगा 1500। आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला किसकी इकाई होती है, आपको बताना है। विद्युत फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय क्षेत्र की या विद्युतीय क्षेत्र की? टेस्ला इकाई जो होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 114 कैलोरी, 280 कैलोरी, 700 कैलोरी या 2800 कैलोरी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2800 कैलोरी। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
लोहा होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या अचुंबकीय। लोहा होता है, दोस्तों आपको हम बता दें कि लोहा होता है लौह चुंबकीय। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के लिए साथ अर्ध चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है या अपरिवर्तित होता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह होता है, तब धारा का प्रवाह होता है, मुख्य परिपथ में नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में से किसी में नहीं होता है, विभवांतर के तारों में नहीं होता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप होता है तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है धारा प्रवाह। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बीवर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है कंडक्शन बैंड में या फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में या बैलेंस बैंड डी, इनमें से कोई नहीं। कनेक्शन बैंड या फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में या बैलेंस बैंड में ब्यूअर होल मोबाइल आवेश वाहक होता है फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल, शुष्क सेल, संचाक सेल या बटन सेल। वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत, शून्य, 5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों हमारा सवाल है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत इसलिए आपको होती है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, डायोप्टर, कैंडेला या वाट। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक उभयोतर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों हमारा सवाल है, एक उभयोतर लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होती है, 5 डायोप्टर, 10 डायोप्टर या 2.5 डायोप्टर या 20 डायोप्टर। तो दोस्तों लेंस की क्षमता जो आपका होगा 5 डायोप्टर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D है कि आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा 4 होगा। एक आवर्धक क्षमता जो होगा 4 होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभिन्न दिशाओं में कार्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में कार्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दोष को निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता, तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे या अवरक्त किरणें। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें ध्वनि तरंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है आपको घटता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 वोल्ट है। इसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों हमारा सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -13.6 वोल्ट है। इसके दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों हो जाएगी -3.4 वोल्ट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हम्फ्रीज श्रेणी, फुंड श्रेणी, बैकेट श्रेणी या लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा लाइमन श्रेणी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक रेडिएक्टिव नमूने की अर्धर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु कितनी होगी। 14.4 घंटे, 7.2 घंटे, 20 घंटे या 6.93 घंटे। एक रेडिएक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु कितनी होगी। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि इसका अर्धक आयु जो हो जाएगी 14.4 घंटे। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं विमॉड्यूलन, प्रेसेसर या रिमोट रेसिंग या फैक्स। दोस्तों आपको हम बता दें कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं विमॉड्यूलन। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा 245 मीटर, 245 किलोमीटर, 56 किलोमीटर या 112 किलोमीटर। दोस्तों आपको हम बता दें कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। तो जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर की प्रसारण पहुंचेगा वो होगा आपको 56 किलोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आवेश की बीमा क्या होता है। एटी इनवर्स, ए इनवर्स टी या एटी स्क्वायर। आवेश का बीमा होता है एटी। आपका आंसर हो जाएगा
ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? 0, 1, 2, 3। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कार्बन प्रतिरोध कलर कोड में लाल रंग का मान होता है 2। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सेल की विभवांतर बल मापा जा सकता है वोल्ट मीटर द्वारा, धारा मापी आमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, विभव मापी द्वारा। दोस्तों आपको हम बता दें कि सेल की विभवांतर बल मापा जा सकता है विभव मापी द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है 0, अति लघु, अति बृहद या अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध होता है दोस्तों अनंत। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शैथिल्य प्रतिदर्शित करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सवाल है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ। तो शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे लेंज, फैराडे, रुमकार्फ या फ्लेमिंग। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे फैराडे। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है एसी और डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, वोल्टता बढ़ाना या घटाने के लिए, या एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या 10 ओम। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है IC बाई IB द्वारा, या IC बाई LE द्वारा, या IE बाई IC द्वारा, या IB बाई LG द्वारा। ट्रांजिस्टर की धारा का लाभ अल्फा परिभाषित होता है IC बाई IE द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है सदिश बी के समानांतर, यानी वेक्टर बी के समानांतर, वेक्टर ई के समानांतर, वेक्टर बी वेक्टर ई के समानांतर, वेक्टर बी के समानांतर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वेक्टर ई वेक्टर बी के समानांतर। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 90TH 230। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 90, 140, 230 या 320। दोस्तों आपको हम बता दें कि हो जाएगी आपको 240। आपका आंसर हो जाएगा 140। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, NPN
ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा Li, आधार धारा Ib तथा संग्राहक धारा Ic में संबंध है। Ic बराबर Li माइनस Ib, Ib बराबर Ic माइनस Li। दोस्तों एन ट्रांजिस्टर क्रिया में उत्सर्जक धारा Li, आधार धारा Ib तथा संग्राहक धारा Ic में संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। तो Ic बराबर आपका संबंध जो होता है वो होता है Ic इक्वल टू Li माइनस Lb। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दी गई सत्यता श्रेणी जिस गेट की है उसका नाम नंद, एंड और नॉर। तो इसमें दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की उसका नाम आपको बताना है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा इसमें एंड आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नंद गेट के लिए बुलिये व्यंजक है नंद गेट के लिए बुलिये व्यंजक है ए डॉट बी, बुलिये व्यंजक है आपका ए डॉट बी डैश इक्वल टू वाई, या आपको ए पर डैश और बी वाई, या ए डैश प्लस बी। आपका आंसर होगा ये जो आपको बताए हैं ए डॉट बी वाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो होगा सेट 3 इंटर 12th बोर्ड 2021 एग्जाम के लिए भौतिकी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।